very miserably in a way that अगर हम रदरफोर्ड का मॉडल कंसिडर करके चले तो कोई एटम एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए यूनिवर्स में. So I'm not saying that उसका मॉडल यूजलेस था या वेस्ट था एकदम. I'm not saying that. What I'm just trying to say is कि उसका मॉडल ने अपने को कुछ आइडिया दिया न्यूक्लियस के बारे में, भाई बहुत एम्प्टी होता है एंड एवरीथिंग, इट गिव एन आइडिया. बट इफ वी कंसीडर रदरफोर्ड मॉडल देन वी आर फुलिश बिकॉज उसके मॉडल के हिसाब से नथिंग शुड एग्जिस्ट इन अ वे. ओके, सो बिकॉज उसने क्या बोला कि इफ यू सी हिज थियरी, positive negative charge, there was no mention of neutron and everything like that. But the point here is, let's be very logical and let's take a feel of it. Nobody's going to ask you this, but chalo, let me ask you all. Chalo, maza aayega. It won't exists. So we knew certain things at that time, bachcho. We knew that there is hydrogen, we know there is a helium, we knew somehow that hydrogen has one proton, one electron, and the helium we knew that there are two protons and there are two electrons, and that was it. न्यूट्रॉन तो डिस्कवर भी नहीं हुआ था जब इतना पता था अपने को. अच्छी बात है. नो व्हाट वी डिड, हमने वे किया हाइड्रोजन को और उसका मास आया 1 AMU या 1 U. चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था AMU क्या होता है, उसको U लिखते हैं अपन, यूनिफाइड मास, सब पता है. ठीक है. नाउ हीलियम का किया तो आना कितना चाहिए था, एक प्रोटॉन था तो इलेक्ट्रॉन का तो वैसे भी कुछ मास का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, तो 1 AMU आया. दो प्रोटॉन तो कितना होना चाहिए, 2 AMU होना चाहिए, बराबर कि नहीं. बट 2 AMU नहीं आया बच्चों, हमको मास मिला 4 AMU. तो एक्स्ट्रा 2 AMU किधर से आया, तो 2 AMU होना चाहिए था क्योंकि दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का 1 AMU, दो प्रोटॉन का 2 AMU, लेकिन मिला अपने को 4 AMU. मतलब देयर वाज समथिंग एक्स्ट्रा एंड दैट समथिंग एक्स्ट्रा वाज न्यूट्रॉन which has near my mass same as the proton, right? So that is how we discovered neutron very beautifully. We had some logic, right? We knew something, like there is something which is there, which we are missing out, and then finally we discovered neutron. So this was something which I missed that time bolne ko, but now I thought I should share this with you all. Okay, what was the idea behind it? Chalo, beautiful. But you know, Rutherford failed miserably, right, to explain his model. Now next came Bohr's theory. इन एक्चुअली स्कूल में पढ़ाया जाता है 9th स्टैंडर्ड में, बोर्ड्स थियरी है ना. अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र बोर्ड स्कूल्स हैव नो लॉन्गर एक्सेप्टेड दिस, मतलब उनको पढ़ाते नहीं है. आईसीएसई सीबीएसई में अभी भी पढ़ाते हैं. सो यू हैव बेसिक नॉलेज का भी थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर, लेकिन तुमको कुछ कुछ आइडिया होगी ऑर्बिट्स ऑर्बिट्स के बारे में. लेकिन बच्चों, बोर ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया, उसके पहले बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी थी. ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है उसको पढ़ना टू अंडरस्टैंड बोर्ड्स थियरी. सो बिफोर स्टडिंग बोर्ड्स थियरी वी शुड अंडरस्टैंड डेवलपमेंट इन साइंस बिफोर बोर्ड्स थियरी. बोर ने अपनी थियरी दी, उसके पहले क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे. तो सबसे पहली डेवलपमेंट था बच्चों एक बहुत स्पेशल टाइप ऑफ वेव्स की, जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Now, what are electromagnetic waves basically? So if you have a, so basically these are the waves. Now you know this is going to be crest, this is going to be trough, crest, trough. This all things we know, right? So we have a basic knowledge about it. Now what happens is बच्चा लोग very clearly understand करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब क्या. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी एंड यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी. So suppose this is a component of electric field, so there is going to be a perpendicular magnetic field also. So let me show this. बराबर से मैं बताता हूँ तुम लोगों को. So suppose for example this is your magnetic field. So उसके परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर बराबर से दिख नहीं रहा है, बट ये एक्चुअली परपेंडिकुलर इससे वेव होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली. तो बच्चों, तो ऐसी वेव्स जो इस तरह से हो, जिसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. भैया क्या चालू कर दिया आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाना, क्या होता है ये, हम फील कैसे करें.
बच्चों बाहर खड़े हो जाओ, गर्मी लगेगी। गर्मी लगेगी क्योंकि सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहे हैं। बच्चों माइक्रोवेव में खाना पक रहा है, बिकॉज माइक्रोवेव में कुछ वेव्स है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचर में। तुम ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि रेडियो वेव्स है, वाईफाई तुम्हारा चल रहा है या तुम्हारा नेट चल रहा है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। खाना पकाओ, गैस ऑन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अप डाउन अप डाउन। व्हाट इज मशीन? वैसा मत सोचना, ये सोचो कि दिस इज एवरीवेयर, राइट? दिस इज एवरीवेयर। वेर एवर यू हैव existence there is going to be electromagnetic waves. ठीक है? So this is the most common wave. आग जल रही है, खाना बन रहा है, माइक्रोवेव चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, every wave actually is an electromagnetic wave in itself. Like every wave नहीं, every wave मतलब whatever, I'll give you a list also कि जो भाई कौन सी wave electromagnetic है, but most of them are electromagnetic in nature. Now let us try to understand which are electromagnetic waves और तुमने कौन सी पढ़ी हुई है अब तक electromagnetic waves. तो बच्चों रेडियो वेव्स पढ़ा है ना? रेडियो वेव्स पढ़ा होगा कभी। माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल जो कि तुम देख सकते हो, विजिबल रेंजेस व्हाट यू कैन सी विथ योर नेकेड आईज, फिर अल्ट्रावायलेंट, फिर एक्सरे, एंड देन नेक्स्ट इज गामा रे। सो ऑल दिस वेव्स रेस बोलो, आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। कुछ कुछ वेव्स बहुत ज्यादा खतरनाक है अपने लिए, कुछ कुछ वेव्स इतने खतरनाक नहीं है। जैसे गामा वेव्स आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली खतरनाक। एक्स रेज आर ऑल्सो खतरनाक बट इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय अस। Visible is something that you can see, right? So later on when we do it in detail, I will tell you about their range also, कि सब वेवलेंथ कितना, एनर्जी कितना, उसका यूज क्या, एक पूरा चैप्टर है तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके, उसमें तुमको पूरा डिटेल में आएगा ये वाला। तो दैट टाइम वी विल टॉक इन डिटेल कि भाई इसका यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, व्हाट वी विल डू ऑफ इट, सो दैट थिंग वी विल टॉक इन डिटेल, राइट? दैट ऑल्सो वी विल कम अक्रॉस। बट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वी शुड नो फ्यू बेसिक फंडामेंटल थिंग्स अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली? तो समझो फॉर एग्जांपल मैं सन से कुछ वेव रेज आ रही है और मुझको हिट कर रही है और मुझे गर्मी लग रही है, राइट? तो हो क्या रहा है बेसिकली, व्हाट इज हैपनिंग इज एनर्जी इज कमिंग, it is carrying some energy and it is coming to me, right? And this can be visible also and invisible also. Radio waves, microwaves, infrared, UV, X-ray, gamma, you cannot see, they are invisible, but there are certain rays which you can see that are visible, right? Agreed. And this travels very fast, like travels with the speed of light. And speed of light क्या बच्चों? 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay. Next what? बच्चों सन से आ रही है, मतलब बहुत, तो कुछ कुछ चीजें, ये पॉइंट नोट किया तुम लोगों ने, फिर तुम लोग नोट करो। बच्चों सन से आ रही है, सन से आ रही है मतलब क्या? एटमॉस्फेयर को चीरते हुए आ रही है, मतलब इसको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साउंड, इफ यू गो टू स्पेस, तुम्हारी आवाज सामने वाला नहीं सुन सकता बिकॉज वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, तो वाइब्रेशन प्रॉपर होगी नहीं, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन बनेगी। तुमने 9th में पढ़ा होगा कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, वोकल कॉर्ड्स, ऑल दिस थिंग्स यू हैव स्टडीड इन साउंड चैप्टर। इट रिक्वायर्स मीडियम, राइट? इट रिक्वायर्स मीडियम, इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर मीडियम, but its electromagnetic waves do not require a medium बच्चों, so they do not require a medium, they travel in vacuum, travel in vacuum, and when they travel they create obviously electric field and magnetic field, that is for sure. बच्चों ना व्हाट ना, अपन ने जब तक रेस पढ़ी है, कैथोड रेस है ना, एनोड रेस, कैनल रेस, ये सब अपन ने पढ़ी है, तो व्हाट इफ दे बोथ आर सेम? बच्चों ने, दे आर नॉट सेम। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो डिफ्लेक्ट हो रही थी बच्चों, ठीक है? so this is about electromagnetic waves. Now if you are wondering what more, तो there is a complete chapter on it, तो अब अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मैंने क्यों बताया उसका रीजन भी मैं बताऊंगा कि मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ऑल ऑफ सडन बनाना शुरू क्यों किया, and later on obviously we are going to see it in a great detail also, but as of now you should know these things, these are the types and these are the general properties of electromagnetic waves, ठीक है? So we saw what is electromagnetic waves, we also saw how it looks in a rough way. Now let us try to understand characteristics of electromagnetic waves. Very important ना बेटा, let me tell you, these things are going to repeat again and again. ऐसे ही नहीं बोलते कि 11th बेस है 12th का, if your 11th is very strong ना बेटा, you can really score very good marks in 12th standard, trust me with this. So there are few things that you should know बच्चा, like let me figure it out कि तुम लोगों को कितना आइडिया है, बट डायग्राम बना देता हूँ मैं।
ऐसा कुछ रफली वेव्स बना दिया अपन ने. दिस इज क्रेस्ट, ट्रफ, crest, trough. So the very first thing बच्चों that you should know very clearly is something called as wavelength. वेव लेंथ, जैसे तुम्हारा भी कुछ हाइट होता है वैसे वेव का भी कुछ लेंथ होगा बच्चों, राइट? दैट इज वेव लेंथ. फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सिंबल है लैम्बडा. एंड व्हाट वेवलेंथ एक्चुअली मींस इज वेरी सिंपल. ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, इनके बीच का डिस्टेंस इज अ वेवलेंथ. ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, या उनके बीच का डिस्टेंस इज लैम्बडा. सो व्हाट इज अ वेवलेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन the distance between the distance between two consecutive consecutive मतलब क्या, एक के बाद एक, टू consecutive crest और trough is wavelength. डिस्टेंस है तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों? मीटर होगा. लाइक इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मीटर. तो उसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर. बट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, सो दिस इज ऐसा यूनिट है बच्चों, ऐसा यूनिट ये है. लेकिन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर करना है तो करो, क्या टेंशन है, नैनोमीटर, एमस्ट्रॉन्ग, पिकोमीटर. ऑल दिस थिंग्स आर द वेज. केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 बच्चों में आप वापस बोलता हूँ, केमिस्ट्री का जो चैप्टर मैंने 1 पढ़ा है सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक उसमें चालू करता है. 1 मीटर इज 1 मीटर, सेंटीमीटर इज 10⁻⁻2 मीटर, मिलीमीटर इज 10⁻⁻3, नैनोमीटर इज 10⁻⁹मीटर, एमस्ट्रॉन्ग इज 10⁻⁻10 मीटर, पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर. बच्चों बेसिकली दिस थिंग्स आर देयर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली मीटर में नहीं आएगा, ऐसे तुमको कुछ अलग अलग तरीके से यूनिट से देगा वो. ठीक है, ये हो गई पहली चीज बच्चों. सो वेवलेंथ का कंसेप्ट पहले ये वाला क्लियर हो गया तुम्हारा. सेकंड ब्यूटीफुल थिंग इज बच्चों समथिंग कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. देखो साउंड चैप्टर में तुमने फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, सेम, नथिंग डिफरेंट. लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट लेता हूं, समझो ये वाला पॉइंट. इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में कितने वेव्स जा रहे बच्चों, ठीक है, उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी. सिंपल है. जैसा तुमने 9 में पढ़ा होगा साउंड चैप्टर में, कान होता है, अगर एक सेकंड में कान में 5 वेव्स गए, ठीक है, 5 वेव्स गए फॉर एग्जांपल, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5 हर्ट्ज. इफ यू रिमेंबर बेटा, इफ यू रिमेंबर दिस, सो लेट मी राइट डाउन वेरी क्लियरली, वेरी सिस्टमैटिकली. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स, आई होप इट इज क्लियर. नो नो, थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा. हाँ, द नंबर ऑफ वेव्स that pass through a given point in a second. तो गिवन पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही है एक सेकंड में, ठीक है, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. सिंबल क्या है इसका? इसका सिंबल है न्यू. ठीक है, उसके बाद उसका ऐसा यूनिट क्या है? देखो ऑलवेज रिमेंबर बच्चा, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ठीक है, सो बेसिकली इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा बच्चों, या तो सेकंड इनवर्स, या तो बहुत फेमस साइंटिस्ट के ऊपर रखा हुआ है, सबको पता है बच्चों ये वाली बात, तो हर्ट्स, एच लिखते हैं अपन, सुना होगा. इतने हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी, इतने हर्ट का साउंड, इतने हर्ट्स का लाउड स्पीकर है, इतने हर्ट्स पे कान खराब हो जाएंगे. तुम्हारे पंछी वगैरह, कोई कोई एनिमल्स अर्थ को कहने से पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको उतने हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है. तो ये सब चीजें सुनी होगी तुम लोगों ने, है ना? ये सब बातें सच भी है इनफैक्ट. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके बच्चों, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. ब्यूटिफुल. फ्रीक्वेंसी क्लियर है. नेक्स्ट इज बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेव नंबर.
नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। बच्चों एक यूनिट लेंथ ले लेते हैं। यूनिट लेंथ मतलब क्या? लेट्स कंसीडर यूनिट लेंथ, मतलब वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 मीटर भी, 1 किलोमीटर भी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज यूनिट लेंथ। तो उसमें कितने वेव्स होंगे एक पर्टिकुलर यूनिट लेंथ में? फर्स्ट लेट मी राइट आउट द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, कितने वेवलेंथ्स हो सकते हैं इन अ यूनिट, इन अ यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज अ वेव नंबर। लाइक फॉर एग्जांपल, ये 1 सेंटीमीटर का कोई लेंथ है, इसमें कितने वेव्स होंगे? अगर 5 वेव है तो उसका वेव नंबर 5 होगा। अगर 1 किलोमीटर लंबी, 1 किलोमीटर जितनी लंबी लेंथ है उसमें कितने वेव्स है, उसको काउंट करेंगे और उससे अपने को मिलेगा वेव नंबर। बच्चों याद रखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल। रिमेंबर वन थिंग, वेव नंबर इज एक्चुअली, अंडरस्टैंड बेटा, यू आर कैलकुलेटिंग वेव्स ओनली बट इन अ यूनिट लेंथ। सो वेव नंबर का सिंबल होता है बच्चों, पहले न्यू के ऊपर है डैश, इट इज रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ, ठीक है? और वेवलेंथ का मीटर होता है तो उसका कितना होगा बच्चों? गेस करो क्या होगा? 1/मीटर, मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स, है ना? इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, पिकोमीटर इनवर्स, ये सब, ठीक है? दैट इज हाउ इट वर्क्स बेटा। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड बच्चों, मैं इधर लिख देता हूँ सिंपल एकदम एम्पलीट्यूड, आई राइट इट डाउन समवेयर हियर। चलो ये तो तुम लोग लिख लोगे ना, तो मैं ये मैं रफ कर देता हूँ। नोट्स मेंटेन करना अच्छी तरह से, बिना नोट्स के कोई पढ़ाई नहीं होती बेटा, एक से हमेशा मेरी याद रखना। अच्छी तरह से नोट्स बनाओ, अच्छी तरह से रिवाइज करो, बस यही है एक रामबाण इलाज अच्छे मार्क्स लाने का, अच्छा एक्सीलेंस परफॉर्म करने का। एम्पलीट्यूड, सुनो, सुनो, व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज ऑफ एम्पलीट्यूड। पहली बार जब मैंने बोला सुनो तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, और दूसरी बार जब मैंने बोला सुनो, एम्पलीट्यूड बेसिकली मतलब क्या है, ये वाला पार्ट। सो एम्पलीट्यूड मतलब क्या? इट इज मतलब लाउडनेस, मैं साउंड की अगर बात करूं तो साउंड वेव में, बराबर के नहीं? लेकिन नॉर्मली व्हाट इज एम्पलीट्यूड? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट इज नॉर्मली अ height of a crest, height of a crest, and in that matter trough also, not an issue, ठीक है? एंड अगर अपने को पता करनी है इंटेंसिटी कितनी है किसी भी चीज की, इंटेंसिटी पता करनी है किसी चीज की, लाउडनेस पता करनी है, किसी भी चीज की इंटेंसिटी पता करनी है, तो दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू, याद रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बहुत काम आएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो दिस इज एम्पलीट्यूड, उसका सिंबल क्या है? ए। सो इंटेंसिटी पता करनी है, कितना कोई चीज लाउड है, कितनी कोई चीज धीमे है, so you can come to know the amplitude and the work will be done बच्चों। so that is how it works, that is how it works। so wavelength, frequency, wave number, amplitude। now the most beautiful thing in this बच्चों, the most beautiful thing is the velocity, is the velocity। बच्चों एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, अब मैं जो बताऊंगा वो दैट इज द मोस्ट नेक्स्ट ब्यूटीफुल concept। We have seen all the basic terminology, now one very important thing, velocity of electromagnetic wave। So now it is very clear, I hope। velocity मैंने तुमको पहले बताया, it travels the speed of light, and the formula of velocity is frequency into wavelength। तुमने 9 में पढ़ा होगा ये, तुमको याद हो तो। v is nothing but c ना, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है वो, frequency is nu and wavelength is lambda, which is the formula, ठीक है? c is equal to nu into wavelength। if I can modify it in the further, what is nu 1 upon t into wavelength is also equal to lambda by t, because nu is 1 upon t। what is nu? frequency, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? एक सेकंड में, बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टी। व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी डू सर्कुलर मोशन, थोड़ा सा तब बताऊंगा,
बट एज ऑफ नाउ इतना याद करना. तो c will be equal to lambda by t. Okay. अब what is interesting over here? Interesting is we already know c का value. It is by 3 into 10 to the power 8 meter per second speed of light, roughly. Actually, if you see now, it is 2.997925 into 10 to the power 8. But roughly when you say now, it is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So this is the velocity. Now let us make our concepts very clear by taking a beautiful example. ठीक है, taking a very beautiful example. चलो, I am giving you an example. अब समझ, खाली तुम लोग इतना याद रखना, nu is equal to c into lambda. Nu is equal to velocity is equal to frequency to wavelength. Velocity is equal to frequency into wavelength. Suppose I give you a question, very interesting question. Visible light has wavelength. Visible light has wavelength. Visible light has wavelength from 400 nanometer to 750 nanometer. ठीक है, ये उनका रेंज है. Express the wavelength in terms of frequency. Express wavelength in terms of frequency. Very very interesting if you see this. मतलब ये wavelength है, तो तुम्हारा I'll tell you also first of all. इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा, लेकिन नाउ याद रखना 400 नैनोमीटर इज फॉर वायलेट एंड 750 इज फॉर रेड. पढ़ा होगा तुमने लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में कि रेड हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, लीस्ट फ्रीक्वेंसी, लीस्ट एनर्जी, एंड वायलेट हैज द लीस्ट वेवलेंथ बट मोर फ्रीक्वेंसी मोर एनर्जी. तो ये चीजें तुमको पता होगी. बच्चों बोल क्या रहे लोग ने, चलो कंसीडर करते हैं अपन सोल्यूशन टू द क्वेश्चन, विल कंसीडर दिस. समझो वायलेट की बात करता है, उसका वेवलेंथ कितना दिया है वायलेट का? 400 नैनोमीटर. इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो इफ यू कैन. 400 into 10 to the power minus 9 meter, because 1 nanometer is 10 to the power minus 19. केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 कन्वर्जन्स, प्रेशर के, टेम्परेचर के, वॉल्यूम के, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन एंड अगेन जिंदगी भर तक तुमको काम आएंगे वो, अभी भी नहीं आगे भी, इन एवरी मेजरमेंट. तो वेवलेंथ ऑफ वायलेट तुमको मिल गया. तुमको लोग बोल रहे हैं फाइंड फ्रीक्वेंसी. तो बच्चा ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करता है? देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, राइट? व्हाट इज वेलोसिटी? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. वेलोसिटी अपने को पता है, इट इज 3 into 10 to the power 8 meter per second. What is frequency? We don't know. That is what we need to find. नहीं, हाँ फ्रीक्वेंसी निकालना, बराबर ना? हाँ. एंड वेवलेंथ तुमको दिया है 400 into 10 to the power minus 9. तो बस काम खत्म तुम्हारा. 3 into 10 to the power 8 upon 400 into 10 to the power minus 9 equal to nu. अब थोड़ा मैनिपुलेशन सीख लो बच्चों. अगर फॉर एग्जाम्पल ये 2 जीरो में निकाल देता तो ये क्या हो जाएगा? 10 to the power 2 हो जाएगा, बिकॉज 10 to the power 2 इज 100. 100 into 4 is 400. तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. अब 10 to the power 10 to the power minus 9 क्या होगा? minus 9 plus 2 minus 7 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 7. इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, तो इसको ऊपर लेके जाओ. देखो 3/4 into 10 to the power minus 7 ऊपर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, और ऊपर ऑलरेडी 8 है तो 15 हो जाएगा. अब इसको अपने को वो करना है, डिवाइड करना है. तो 3/4 कितना होता है बच्चों? या तो ऐसे कर दो, इसको ऐसे भी कर सकते हो. देखो इसको 30 लिखो और इसको एक कम कर दो, एक जीरो इसका कम कर दो. तो ये 2 जा 15 जा 1 जा 7.5 जा, तो ये हो जाएगा 7.5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज. ये हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारा वॉयलेट लाइट के लिए. if you can understand the manipulation for violet, we will now do it for red. ठीक है, लाल 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 इश्क, लाल लाल. बढ़िया बढ़िया, सब चंगा सी. ओके ओके, सब रफ कर देते हैं अपन, इसको मिटा देते हैं. चलो बढ़िया, चलो चलो चलो. रनिंग आउट ऑफ टाइम. एक्सप्रेस वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर रेड लाइट. बच्चों अगेन रेड लाइट का वेवलेंथ इन्होंने कितना दिया है? 750 नैनोमीटर, which is nothing but 750 into 10 to the power
-9 मीटर. ब्यूटीफुल. c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी c बाय लैम्डा. ओके. स्पीड ऑफ लाइट अपॉन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चाहिए अपने को, राइट. फ्रीक्वेंसी इज c by wavelength. What is c? 3 into 10 to the power 8. And what is wavelength? In this case, 750 into 10 to the power -9. Beautiful. बच्चों एक काम करो, बेसिक रखते हैं इसको. 3/750 रखते हैं और ये 10 to the power, एकदम बेसिक तरीके से सोचने का, एकदम बेसिक फंडामेंटल पर सोचने का. 3 to the power 8 है, प्लस -9 ऊपर जाएगा तो +9 हो जाएगा. तो 3/750 into 10 to the power 17. ठीक है. लेकिन इसको अपन ऐसे नहीं छोड़ सकते बच्चों, राइट. सो वी हैव टू डू समथिंग, राइट. सो व्हाट वी कैन डू इज, इसको 300 लिखते हैं या तो 3000 लिखते हैं. चलो, अपॉन 750 इंटू 10 टू द पावर. इसको मैंने 3000 लिखा है, मतलब मैंने 10 के टकले पे 3 पावर इसको एक्स्ट्रा दे दी है, तो यहाँ पर उतनी कम हो जाएगी बेटा. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? नाउ दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ इट. मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ इट. मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ इट. 10 टू द पावर 17 है. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 17 को? 10 टू द पावर 14 इंटू 10 टू द पावर 3. ये 10 टू द पावर 3 वाली पावर मैंने 3 को दे दी है, मतलब 30, 300, 3000. तो बचा कितना? 10 टू द पावर 14 बचा. ये 0 छू 1 जा 4 जा, आई थिंक सो, या. तो आंसर आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज. पता नहीं कितने लोगों को 4.3 वगैरह क्या आया है, ये सब कैसे आएगा मुझे समझा नहीं, डायरेक्ट 4 आता है. This is very critical part, this part, where you can actually, you have to increase the power. So if you increase the power here, your power will decrease. Increase, and then you manipulate and get the answer. The frequency of the red light is this. So when you compare both, you can understand the frequency of red light is obviously is going to be less than frequency of blue light.